नमस्कार, आप ट्यून है वेणुध्वनि 90.4 एफएम के LE कनसू पे। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज है विश्व अल्जाइमर दिन। इसके बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे और ये जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है डॉक्टर शिबानी प्रियदर्शनी, जो KLE जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट की HOD है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। डॉक्टर शिबानी, वेणुध्वनि के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आज हम अल्जाइमर दिवस के बारे में जानेंगे। क्या है ये अल्जाइमर दिवस और इसका उद्देश्य क्या है? अल्जाइमर जो ये विश्व अल्जाइमर दिवस है, ये हर साल सितंबर 21 को मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे बहुत सारा उद्देश्य है, जैसे कि इसका अवेयरनेस, जो लोगों के बीच में सचेतनता लाने के लिए। जैसे कि लोगों को लगता है कि कोई अल्जाइमर मतलब जैसे एक बीमारी होता है जिसमें हमारा मेमोरी लॉस होता है पहले स्तर में, तो लोगों को लगता है कि हाँ कोई स्ट्रेस होगा तो इसका मेमोरी थोड़ा सा भूल रहा है या कहाँ पे चीज़ें रख दिया भूल जा रहा है, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो ये पहला चीज़ है कि हम लोग नॉर्मल पब्लिक है और जैसे कि जिसको भी अल्जाइमर है उनके अंदर सचेतना लाना कि ये जो मेमोरी जा रहा है या कुछ चीज़ें हम लोग भूल रहे हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट ना करें। और इसके साथ हम लोगों को ये भी उनको बताना है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएगा तो ये ब्रेन में धीरे धीरे करके ये जो छोटे चीजों से स्टार्ट हुआ था वो बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा। अगर हम पहले से प्रिकॉशन ना ले तो ये लोगों के अंदर हम लोगों को ये अवेयरनेस देना। दूसरा क्या है, जो हम लोग चैलेंज फेस करते हैं ये अल्जाइमर डिजीज को ट्रीटमेंट करने के टाइम पे, जो सब चैलेंज आता है, ये चैलेंज को और जो मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते हैं कि ये ऐसा एक बीमारी है क्योंकि इसके कुछ तो कर्म किया होगा या फिर उसके हेड में कहीं पे चोट लगा होगा इसीलिए वो ये सब भूल रहा है। तो ये जो चैलेंज मिसकंसेप्शन, इसको दूर करने में ये हम लोग ये दिन मनाया करते हैं। और जिसको ये बीमारी होता है और उसके जो केयर टेकर होते हैं, जो फैमिली होता है, उनको कैसे हम सपोर्ट करें फ्रॉम द दिन पहले दिन से लेके पूरा आखिरी दिन तक, कैसे हेल्प करें हर एक स्तर में। फाइनेंशियली हो गया, उनको डेली लिविंग में कैसे वो इंडिपेंडेंट रहे, तो ये जो हम सपोर्ट करने के लिए मनाते हैं। और जल्दी कैसे डायग्नोसिस हो सके, तो क्योंकि अगर हम लेट स्टेज में डायग्नोसिस करते हैं तो इसका कोई मतलब क्योर नहीं है। तो इसको हम कैसे जल्दी डायग्नोसिस कर सके, और है कि इसका कोई मेडिसिन अभी तक निकला नहीं है। अच्छा। तो अगर हम लोग हर साल ये दिवस को मनाएंगे तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे कि इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो लोग भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। और एक क्या है लास्ट, जो कि हम लोग एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये एनवायरनमेंट को अल्जाइमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट करेंगे। जैसे कि कोई जब डायग्नोस हो गया अल्जाइमर और उसको लोगों को पता चल गया कि वो अपना खोया हुआ मेमोरी कभी वापस नहीं ले सकता है, कि अपने आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम सबको पता है कि कैंसर का लास्ट स्टेज है तो उसको ये होने वाला है। तो कैंसर को हम लोग अभी एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, पर अल्जाइमर का एक्सेप्टेंस है पर उतना नहीं है जैसे कि दूसरा बीमारी के लिए। तो इसका एक्सेप्टेंस बढ़ा के ये जो सोसाइटी है कैसे वो अल्जाइमर को एक्सेप्ट करेगा, पूरा एक फ्रेंडली सोसाइटी करने के लिए ये हम डे को मनाते हैं। तो इस डे को मनाने के लिए हर साल एक थीम रहता है। जैसे इस साल में है आस्क फॉर डिमेंशिया। तो इसमें लोग हमें पूछ सकते हैं कि ये जो डिमेंशिया और जो अल्जाइमर है हम लोग उसको क्योर के लिए क्या क्या एफर्ट ले रहे हैं। अच्छा। और ये हम लोग ओपन डिस्कशन कर सकते हैं ताकि लोगों को पास ये सारे जानकारी अच्छे से पहुंच पाए। तो इसीलिए हम लोग हर साल ये अल्जाइमर डे मनाते हैं। तो ये जो अल्जाइमर है वो होता क्या है, मतलब क्या वो बीमारी कैसे हम पता करें, क्या लक्षण रहते हैं इसके? ये जो बीमारी है अल्जाइमर डिजीज, वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, जो धीरे धीरे ब्रेन का मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा। हमारा सोचने का अंदाज को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या होता है ना, ये जब हम मेमोरी लॉस करते हैं, सोचने का तरीका बदल जाता है, तो दिन पे दिन हमें जो डेली एक्टिविटी है वो करने में दिक्कत होता है। स्लोली स्टार्ट होता है, पर इसका जो एंड होता है, अगर हम लोग प्रिकॉशन ना ले, ट्रीटमेंट ना ले, तो इसको बहुत आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आता है।
तो ये जैसे मैंने बोला कि प्रोग्रेसिव नेचर है, मतलब बढ़ता ही चलेगा उसका। और एक कैसे होता है, इसमें ब्रेन में जो नर्व सेल होता है वो डेथ होने का स्टार्ट करता है। अच्छा। जब नर्व सेल डेथ होता है तो हमारे जैसे कि ऑसिपिटल पार्ट में अगर नर्व सेल डेथ हो गया या फ्रंटल में जो कि मेमोरी के लिए है, तो हमारा मेमोरी पार्ट काम करना बंद कर लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ हमें बोला गया होगा हम भूल जाएंगे, तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा डेली काम पे, ये सारे में जैसे प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर हम लोग एक जॉब करते हैं और मैं घर में एक ही हूँ जो कि घर के पूरा फाइनेंशियल देखती हूँ, अगर मेरा मेमोरी लॉस हुआ, मैं सोचने में प्रॉब्लम आया, तो क्या होगा ना, मेरा जो प्रोडक्टिविटी है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। तो क्या होगा, जब मैं जॉब में जाऊंगी तो मेरे जॉब से मुझे तो निकाल देंगे, तो घर चलने में प्रॉब्लम है, इस चांस रहेगा मेरा जॉब जाने का। तो दूसरा क्या है, एक ब्रेन में 2 टाइप का प्रोटीन बिल्डअप होता है मेनली, तो उसके वजह से ही अल्जाइमर होता है। जैसे कि एक है अमाइलॉइड प्लैक्स और एक है टाउ एंगल्स, इसके वजह से अल्जाइमर डिजीज होता है। तो चलिए कि आपने समझा दिया बहुत अच्छे से कि अल्जाइमर क्या है, एक्चुअली कैसे होता है वो, पर उसके कारण अभी जान लेंगे हम कि किस कारण की वजह से हमें ऐसे होता है। पहले तो हम लोग देखा जाए तो 3 कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एज, ये जो बीमारी है थोड़ा ओल्डर एज में होता है, जो जेरियाट्रिक एज अबव 60 में होता है। अच्छा। पर आजकल देखा गया है कि आफ्टर 40 में भी लोगों को होता है। हाँ। और दूसरा कारण क्या है, जेनेटिक्स। अगर घर में किसी को पहले से है, फैमिली हिस्ट्री है और जेनेटिकली, तो ये हो सकता है। तीसरा कारण क्या है, जो कि लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल जैसे कि ओबेसिटी हो गया, या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड कंडीशन जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और वास्कुलर डिजीज। और जैसे हम लोग आजकल जो इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर खेत में काम करते हैं, जो फर्टिलाइजर, जो केमिकल यूज करते हैं, उसका एक्सपोजर होना, तो ये सारे रीजन होता है जिसके वजह से कि अल्जाइमर हो सकता है, जो ब्रेन पे अफेक्ट करता है और धीरे धीरे हमारा सोचने का क्षमता को कम करता है। यानी कि ये सारे रीजन है और ज्यादातर ये ओल्ड एज में पाया जाता है। ओके, तो इसके लक्षण कैसे रहते हैं, क्या संकेत मिलते हैं हमें? तो इसका साइंस मतलब सिम्टम्स जो है, तो पहला है कि मेमोरी लॉस होना। मेमोरी लॉस कैसे होगा, जैसे कि रिसेंटली कुछ हुआ होगा और वो आदमी पहले भूलने लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी वो जाके बाहर से आया होगा, पर वो फिर से बोलेगा कि मुझे अभी जाना है। अच्छा। फिर से जाना है। फिर क्या होगा, उसका कॉग्निटिव में चेंजेस होगा। कॉग्निटिव मतलब जो सोचने का क्षमता, जो जिसके वजह से हम हर एक काम करते हैं सही तरीके से, जो सिक्वेंशियली से काम करते हैं, या जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करते हैं, और रीजनिंग जो रहता है, और किसी में सिचुएशन में जो जजमेंट देते हैं, तो ये सारे मतलब चीजों में उसको प्रॉब्लम होगा। तीसरा क्या रहेगा, उसका बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी चेंज रहेगा। उसका बिहेवियरल चेंज क्यों रहेगा, जैसे कि मूड स्विंग रहेगा। कभी अभी अच्छे से बात करता होगा, तुरंत उसको इरिटेशन आएगा। अभी दुखी होगा, फिर तुरंत खुशी हो जाएगा, बिना बात के हंसने लगेगा। और उसका जैसे कि मतलब पहले वो सबके साथ मिलके काम करता होगा, पर उस टाइम पे उसको क्या होगा, उसको सबके साथ मिलके काम नहीं करना है, वो खुद को आइसोलेटेड रखना चाहेगा। और जैसे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेशन बढ़ेगा, ज़्यादा से साउंड सुनने में। पहले उसको सॉन्ग्स पसंद होगा, फिर उस साउंड को लेके इरिटेशन फील करना। ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्राउड प्लेस में उसको इरिटेट लगना। तो धीरे धीरे उसका बिहेवियरल और पर्सनालिटी चेंज होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, उसका डेली लिविंग टास्क जो है उसमें वो डिफिकल्टी फेस करेगा। डेली लिविंग टास्क माने तो जैसे सो के उठने के बाद से बेड को जाने तक जो जितना भी काम हम लोग करते हैं, उसमें सब कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा। तो उसके वजह से वो क्या होगा, साइन सिम्टम्स बेसिकली बहुत सारे होता है, पर हम लोग को फोकस ये करना है कि बेसिकली जब स्टार्ट होता है तो उसका मेमोरी और कॉग्निटिव, ये दोनों एरिया में उसको प्रॉब्लम होता है, जो कि धीरे धीरे जाके इतना सीवियर हो जाता है कि उसका बेसिक लाइफ स्किल में प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो ये जो अल्जाइमर है इसके कुछ स्टेजेस है? इसमें 4 स्टेजेस रहता है। एक इनिशियल स्टेज जो पहले स्टार्ट होता है, प्राथमिक स्तर, जो देन मिडिल, देन लेट स्टेज, और एक फाइनल स्टेज व टर्मिनल स्टेज। अच्छा। जो इनिशियल स्टेज है उसमें क्या होता है, पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब सुबह क्या खाए हो वो बता नहीं पाता है,
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करता है, उसका काम करने में कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। काम करता है पर जो काम वो 5 घंटा में करता था वो काम वो 12 घंटा लगाता है। उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बीच बीच में ब्रेक होता है, उसको बोलना पड़ता है। उसका मूड चेंजेस होता है, वो खुद भी फील करता है कि अभी तो मैं खुश थी, फिर अब अचानक से ऐसे हो जाता है, तो उसका मूड चेंजेस होता है। फिर क्या होता है, उसको जैसे कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं और उसको करना नहीं है या फिर वो कर चुका है, वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, खुद कंफ्यूजन रहना स्टार्ट करता है। तो मिडिल स्टेज में क्या होता है, उसका ओरिएंटेशन, मतलब कहाँ पे है वो, अच्छा, क्या कर रहा है, कौन से लेवल पे है, उसमें वो प्रॉब्लम आता है। एंड जो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसका लॉस था, तो देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म, इमीडिएट एंड रिमोट तीनों मेमोरी में उसका प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसमें क्या होता है ना, देखा मतलब जो पुराने मेमोरीज है, जैसे कि कब शादी हुआ था, तुम कितना बच्चे हैं, वो सब याद रहता है। लेकिन अभी बोले होंगे एक वर्ड, उसको पूछेंगे तो उसको याद नहीं रहेगा। अच्छा, और सुबह क्या किया होगा वो नहीं याद रहेगा। एंड धीरे धीरे उसमें बात करने में प्रॉब्लम होगा। फिर वही मिडिल स्टेज में बात करने का प्रॉब्लम, मोटर प्रॉब्लम आएगा, और किसी को पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और उसको अपना जो डेली लिविंग है उसमें बेसिकली जो पर्सनल हाइजीनिक एरिया है उसमें उसको दिक्कत आएगा और बात करने में दिक्कत आएगा। तो फिर क्या हो, लेट स्टेज, जो थर्ड स्टेज बोलते हैं, उसमें क्या होगा, पर्सन को, फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ठीक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मेरा पापा है, मामा है, या मेरा कोई अंकल, इसको पहचान में उसको प्रॉब्लम आएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता होगा पर वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। जैसे कि 24 आवर्स ना उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और जब टर्मिनल स्टेज आएगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होगा, सारा काम करने में उसको सुपरविजन चाहिए, हेल्प चाहिए होगा। फिर कंट्रैक्चर आएगा, बेड पे लेटे रहेगा, सोशल कम्युनिकेशन कम हो जाएगा, सोचने का और बात करने का तरीका बदल जाएगा, मतलब सारा बेड रिडन हो जाएगा पेशेंट। यानी कि इसमें 4 स्टेजेस आते हैं जो कि अभी आपने एक्सप्लेन किए, और हर एक स्टेज के वो जो सिम्टम्स है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ। तो इसमें आम लोग इस स्थिति को कैसे समझते हैं और डॉक्टर से सलाह कैसे लेते हैं फिर? मैंने जैसे बात करने से पहले ही बताया था आपको कि लोगों को लगता है कि चलो कुछ तो हुआ होगा, या पेशेंट मतलब बहुत स्ट्रेस में है आदमी, इसीलिए शायद वो सुबह क्या खाया था याद नहीं होगा। कि ऐसे हमारे साथ भी होता है। तो इसमें 10 वार्निंग, 10 साइन होता है। अगर ये 10 साइन एक आदमी के अंदर दिखाई दे रहा है और ये 10 पॉइंट से 6 से ज़्यादा पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये एक साइन टाइम है जब हम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, पर्सन को क्या हुआ है करके। जैसे पहला काम है मेमोरी लॉस होना इन डेली लाइफ में। डेली लाइफ में मतलब पेशेंट अभी नहा के आया है, फिर बोल रहा है मैं नहाने जाऊंगी। मतलब सबके घर में, जिसके घर में ज़्यादा जेरियाट्रिक पॉपुलेशन होंगे, वो लोग इसे ज़्यादा मतलब फेस करते होंगे। क्योंकि जैसे एज मान लो 80 एबव हो गया, वो बार बार बोलते होंगे मुझे नहाना है, मुझे ब्रश करना है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, उनको अगर जैसे कि मान लो एक सिचुएशन आ गया जो उनको सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि मुझे कफ हो रहा है और पानी उधर है, तो मान लो एक बच्चे भी ऐसे कफ हो रहा है, पानी चाहिए तो पानी ला के देता है, पर उनको इतना भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। अच्छा, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम को फेस करने में उनको चैलेंजिंग आएगा। चप्पल पहन रहे हैं, राइट और लेफ्ट में दिक्कत आएगा। फिर क्या है, उनको जो छोटे छोटे काम जो घर पे करते हैं और जो फ्री होने के टाइम पे करना, वो सब काम को, सिमिलर टास्क को करने में उनको दिक्कत आएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे और टाइमली फिनिश नहीं कर पाएंगे। फिर उनको कंफ्यूजन होगा टाइम और प्लेस में। अभी मतलब आफ्टरनून का टाइम हुआ होगा और आफ्टरनून पे हमें घर पे रहना है, पर उनको लग रहा है होगा कि ये रात हो गया है और मुझे बेड पे जाके सोना है। ऐसे टाइम और प्लेस में कंफ्यूजन होगा। फिर क्या होगा, उनको जो इमेज देख रहे हैं, सपोज जो इमेज में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा ब्रश कर रहा है, उनको समझने में उनको प्रॉब्लम होगा। लड़का है या लड़की है, या बीज एक फ्लावर का है या फ्रूट है,
या वेजिटेबल है, उनको सिमिलर ऑब्जेक्ट में फाइंडिंग्स में प्रॉब्लम होगा। एक सर्कल दिखाए और एक बैंगल दिखाए तो उनको प्रॉब्लम होगा बोलने के लिए ये बैंगल है या सर्कल है, जो विजुअल इमेज में प्रॉब्लम आएगा। फिर क्या होगा, उनको न्यू वर्ड्स अगर हम उनको बोलेंगे बोलने के लिए या लिखने के लिए तो उनको प्रॉब्लम आएगा। फिर क्या होगा, उनको जैसे कि सोशल एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया था कि गैदरिंग, कुछ पार्टी हो गया या मैरिज फंक्शन हो गया या पूजा का कुछ हो गया, तो वो लोग उस जगह का जाने के लिए मन नहीं करेंगे, अपने खुद को विड्रॉ रखेंगे उसमें से, और उनका मूड और पर्सनालिटी चेंजेस होगा। जो आदमी हमेशा खुश रहता था, सबके साथ मतलब मिंगल होके रहता था, खुद को आइसोलेटेड रखेगा और उससे कोई अच्छे बात करो तभी इरिटेट होगा, हर बात में शॉर्ट टेम्परनेस दिखा रहा होगा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सारा साइन देके कि हाँ इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है जो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी ये सभी साइंस है जो अगर एक पेशेंट में या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स में किसी में दिखाई दे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो चलिए डॉक्टर शिबानी आगे बढ़ते हैं और आगे का सवाल मेरा ये है कि अल्जाइमर के लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? अल्जाइमर के लिए पहले तो हम लोग एक साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, एक न्यूरो मेडिसिन, देन साइकोलॉजिस्ट, देन हमारा जो अलग सा रह गया टेली मेडिसिन जैसे कि योगा, मेडिटेशन, उसके बाद हमारा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और एक नर्सेस केयर भी चाहिए, और न्यूट्रिशनल जो डाइट का केयर करे, और एक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। ये सभी मदद करते हैं। हाँ। अच्छा। आज ये एक टीम, अल्जाइमर डायग्नोस होने के बाद एक टीम, ये जो टीम है ना, उन एक पर्सन को हेल्प करता है फ्रॉम इनिशियली डायग्नोसिस टू लास्ट तक। तो मान लीजिए कि एक बार ये बीमारी हमें हो गई, ऐसे पता चला, तो लाइफ लॉन्ग हमें विथ मेडिसिन रहना पड़ता है या फिर वो विथ क्योर मेडिसिन? इसका कोई क्योर नहीं है। अच्छा। अभी तक कोई क्योर नहीं है, पर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लो कि एक जो ट्रीटमेंट डायग्नोस हुआ, अगर हम उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट ना करें तो 1 मंथ में एग्रावेट करता है। अगर हम उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं तो ये 4 दिन, 1 महीने के जगह 4 साल चल सकता है। तो ये हम प्रिवेंटेबल डिजीज है और उसका जो प्रोग्रेशन पीरियड रहता है उसको हम स्लो कर सकते हैं, पर ये क्योरेबल नहीं है। तो अभी अल्जाइमर के लिए जैसे ट्रीटमेंट आपने बताया कि एक टीम वर्क रहता है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग रहता है, तो उसमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसका कैसे रोल रहता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कब ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाना चाहिए। उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है जानना कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, कौन से एरिया में हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो एक थेरेपी है जो एक पर्सन को अपना डेली लिविंग स्किल में इंडिपेंडेंट रखने में मदद करता है। तीनों एरिया में काम करता है, जैसे फिजिकल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव। तो फिजिकल में जैसे मोटर प्लानिंग रह गया, ग्रॉस मोटर प्लानिंग एंड फाइन मोटर एक्टिविटी। ग्रॉस मोटर में हमें बड़े बड़े चीज़ों को उठाना पड़ता है, दोनों हाथ यूज करके करना पड़ता है, और फाइन मोटर स्किल में बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लेना पड़ता है जिसमें सिर्फ फिंगर का यूज रहता है। उसमें हम लोग कैसे पेन फ्री में काम कर सकते हैं, जो फिजिकल में हेल्प किया। और चलने में दिक्कत है तो कैसे हम लोग इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, जैसे बात कर सकते हैं अच्छे से, और जो पेन है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्टिविटी। तो ये फिजिकल हो गया। सेंसरी कंपोनेंट कैसा है, जैसे कि हमारा ये हो गया, जैसे हमें ठंडा या गर्म पता नहीं चल रहा है, या हम कोई सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, हमारा जितना सेंसेशन है जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गॉस्टेटरी, टैक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव, ये सब एरिया में काम करता है। फिर तीसरा आ गया हमारा जो कॉग्निटिव एंड मेंटल, जो कि मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, जिसमें हमने सोचना और याद रखना, और जैसे कि रीजनिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जजमेंटल एक्टिविटी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो हमारे हर एक स्तर में चाहिए। तो ये एरिया में हमें स्पेशली ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करता है, और उसका एक ही मोटो है, एक पर्सन को इंडिपेंडेंटली रखना अपने एबिलिटी के हिसाब से, विथ और विदाउट असिस्टिव डिवाइस और विथ और विदाउट हेल्प। तो ये जो हेल्प चाहिए उसको मे बी वर्बल हो सकता है या कुछ एक्सटर्नल डिवाइस हो सकता है। ये डिपेंड करता है वो जो पेशेंट है उसको कौन से लेवल में ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा, तो हम लोग अगर बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज को, ये पेशेंट कब आता है हमारे पास, जब उसका कॉग्निटिव लेवल में इनिशियली स्टेज में जब रेफर करते हैं। कब रेफर करते हैं, जब उसका कॉग्निटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। इनिशियल स्टेज में ज़्यादा रेफरेंस नहीं आता है, क्योंकि
ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अवेयरनेस और उसका रोल इंडिया में थोड़ा सा कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा रेफरेंस कम आता है। पर जब पेशेंट सेकेंड लेवल पे जाता है, मिडिल स्टेज पे जाता है, तभी वो रेफरेंस ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आता है। पर ये जो अल्जाइमर डिजीज इसीलिए ही माना जाता है कि एक पेशेंट को पर्टिकुलर टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल पाए, तो इसका जो प्रोग्रेशन है हम इसको स्लो कर सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहले जब एक पेशेंट आता है उसको पहले असेसमेंट करता है, जो जनरल असेसमेंट रहता है, फिजिकल, सेंसरी एग्जामिनेशन, कॉग्निटिव एग्जामिनेशन, मेंटल एबिलिटी। उसके बाद उसको फाइंडिंग मिलता है कि पर्सन का वीक पॉइंट कहाँ से, जो प्रॉब्लम पॉइंट कहाँ पे है और पर्सन का फंक्शनल एबिलिटी क्या है। तो हम लोग जब असेसमेंट करते हैं, आफ्टर असेसमेंट हम लोग उसको बेसिकली 6 स्तर में डिवाइड करते हैं, जैसे सेल्फ केयर, प्रोडक्टिविटी, लीजर, सेंसरी मोटर, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशियल, जो एक पर्सन को इंडिपेंडेंट रहने के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर मतलब जो बेसिक लाइफ स्किल, जैसे खाना खाना, ड्रेस पहनना, नहाना, पर्सनल हाइजीनिक मेंटेन करना, पहले हम लोग ये एरिया में उसका असेसमेंट करते हैं। तो जब हम असेसमेंट करते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब वो पेशेंट आता है उसका मतलब कुछ तो सेल्फ केयर एक्टिविटी में कुछ तो कमी है। बेसिकली जब पर्सन फर्स्ट सेकेंड स्टेज पे रहता है उसका फाइन मोटर में प्रॉब्लम रहता है और उसका स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहता है, जो सेल्फ केयर में मेनली हमें मिलता है। तो नेक्स्ट होगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि मेमोरी लॉस होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, उसका जॉब रिटायरमेंट से पहले उसका जॉब चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर एक फार्मर है वो, तो फार्मिंग में जो जो स्टेप्स है अगर वो उसको याद नहीं है स्टेप सारा, तो उसको फार्मिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, जो उसका प्रोडक्टिविटी में कम आएगा। अगर वो एक बिजनेस पर्सन है, मान लो एक दुकान खोला है, शॉपकीपर है, अगर उसको याद नहीं है कहाँ पे राशन रखा है, तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम आएगा, उसका प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगा। तो आ गया लीजर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक आदमी के लिए, कि अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करे जिससे हमको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर वो पर्सन इतना इरिटेट हो चुका है और उसका कंफ्यूज स्टेट में है, तो अपना लीजर पीरियड को अपने हिसाब से मतलब अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से उसको क्या होगा, वो सोशली विड्रॉ हो जाएगा। जब एक आदमी सोशल विड्रॉ होके एक घर में हमेशा बैठे रहेगा, तो उसका बिहेवियर, उसका मूड चेंजेस ये ऑटोमेटिकली आते रहेगा, और वो अपने आप को आइसोलेटेड रख के किसी भी फिजिकल और या सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने के साथ उसका मोटर इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मोटर इम्पेयरमेंट स्टार्ट होगा, फिर आ जाएगा सेंसरी मोटर पार्ट। सेंसरी मोटर पार्ट में क्या होगा, ग्रॉस मोटर स्किल, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएगा एंड बैलेंस में प्रॉब्लम आएगा उसका। फिर उसका जैसे कि बायलैटरल एक्टिविटी जो हम रोटी बनाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, या फिर कोई तो टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग अगर एक एम्प्लॉय है तो उसमें, या फिर गेम खेलने में, तो उसका ये सब में प्रॉब्लम आने लगेगा। फिर उसका चलने में प्रॉब्लम आएगा। फिर उसका मतलब जब धीरे धीरे वो एंड स्टेज पे जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करेगा। कॉन्ट्रैक्चर मतलब जो पैर सीधा रहना चाहिए, पैर फोल्ड होना स्टार्ट करेगा, मतलब एक जगह पे हमेशा बैठे रहेगा, तो उसी तरीके से जॉइंट भी होना चालू करेगा ना, अपना मसल टोन लूज करके या मसल का। तो धीरे धीरे उसका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करेगा। फिर उसका पोजीशन धीरे धीरे कम होगा, जैसे हम अपराइट पोजीशन में बैठ के बातें कर रहे हैं और आई कांटेक्ट करके, वो स्लाउच पोजीशन पे बैठ के आपको बिना देखे बातें कर रहा होगा, जैसे आपको इग्नोर करेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसको ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम होगा, वो कौन पहले हाथ डालेगा या हेड इंसर्ट करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, पैंट को ऊपर पहनेगा, शर्ट को नीचे पहनेगा, तो ये सारे कंफ्यूजन उसका आएगा। फिर उसको जब कभी हम लोग टच करें तो कभी कभी वो टच सेंसेशन पता नहीं चलेगा और कभी कभी वो हाइपर रिएक्शन देगा। तो एंड कैसे वो जो परसेप्शन रहा, जैसे मैंने बताया था, इमेज परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम होगा, कोई फिगर देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग उसको कुछ ज़्यादा क्लस्टर एनवायरनमेंट दे दिया और क्लस्टर एक ड्रॉ के अंदर उसको बोलेंगे कि कुछ ये मेडिसिन लेके आ ग्रीन कलर का, तो अगर ज़्यादा चीज़ें रहेगा या ओवल शेप का मेडिसिन लेके, तो वो कन्फ्यूज़न होगा। तो फिर आ गया कॉग्निटिव एरिया। कॉग्निटिव में उसका सोचने का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिमोट मेमोरी, रिकॉल मेमोरी, ये सारे एरिया में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, उसको न्यू चीज़ें सीखना या न्यू चीज़ें बोलने में प्रॉब्लम आएगा। वो इरिटेट फेस करेगा जब हम कुछ भी न्यू करेंगे। और जो हम लोग
मतलब कुछ अलग से एक सिचुएशन आएगा, जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई तो है जो हमारे सिचुएशन में हेल्प करे, तो उसका तो ऑलरेडी बिहेवियर और उसका थिंकिंग पावर जा चुका है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उसमें दिक्कत आएगा। और साइको सोशल प्रॉब्लम रहेगा। साइको सोशल मतलब वो पर्सन तो सोशली से विड्रॉ होके रहेगा, तो अपने आप को हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रखेगा। और जब उसको बोलेंगे, हम लोग कुछ बोलते हैं कि टाइम पास करेगा हर चीज़ को। अगर उसका कोई केयर टेकर है जो उसका केयर ले रहा है और 2-3 मिनट के लिए बाहर गया है, पर वो उसको खाली में गाली करेगा कि आप 2 घंटे से बाहर हो, मुझे भूख लग रहा है, तो ये जो टाइम पास नेचर स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा, लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको पार्क, उसको कोई गैदरिंग, ये सब कुछ भी पसंद नहीं आएगा, वो खुद को आइसोलेटेड रखना स्टार्ट करेगा। तो अल्जाइमर के बारे में तो बहुत सारी बातें हम जान चुके हैं अभी तक के हमारे इस प्रोग्राम में। तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति रहती है, वो मान लो कि ट्रीटमेंट ना ही ले, कुछ प्रिकॉशन ना ही ले, और मतलब बहुत एक लास्ट स्टेज पे आके उनको पता चलता है कि हाँ ये अभी लास्ट स्टेज है या फिर बहुत ही क्रिटिकल हुआ है उनका, तो क्या चांसेस रहते हैं ऐसे पेशेंट? जब क्रिटिकल सिचुएशन आता है ना, तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस समय में हमें ये जो प्रोग्नोसिस होता है बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मान लो लास्ट स्टेज में उसका कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट में प्रॉब्लम आ चुका है, तो हम लोग कुछ प्रेडिक्ट नहीं बोल सकते कि आप और 4 साल जिंदा रहोगे या फिर ये ट्रीटमेंट लेने के बाद ऐसे होगा, वो नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली हम लोग उसको प्रिवेंट करने में के लिए ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो कि प्रोग्रेशन को कम करे। तो दूसरा क्या है, इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे ऐसे कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक ना हो, वो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। और एक कैसा है, हम लोग ये जब डायग्नोसिस होता है, एक आदमी 4 से 12 साल तक जिंदा रह सकता है, और अगर हम सब ऑल ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है समय के साथ, तो एक आदमी 20 साल तक भी जिंदा रह सकता है। ओके, यानी सही समय पे ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है फिर इसमें भी। बाकी के जैसे रोग है या फिर बीमारियां है, उसमें जैसे सही समय पे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, वैसा ही इसी में होता है। कई बार कैसे होता है कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स को देखते हैं या फिर थोड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो कई चीजें वो भूलते रहते, तो हम एज के रिलेटेड ऐसे नॉर्मल समझ लेते कि एज हुआ है तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ऐसे समझ लेते। पर यही बढ़ते भी जा सकता है, ऐसा अभी आपने बताया, ये बीमारी की तरफ भी ले जा सकते हैं उनको। तो अभी जैसे हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जान लिया कि क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें क्या रोल है, तो उसी के चलते ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ट्रीटमेंट क्या है ऐसे पेशेंट के लिए? ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम लोग पहले तो है एजुकेट करना जो फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब पेशेंट को बता देंगे कि आपको अल्जाइमर हुआ है, पेशेंट एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, सोच सोच के कि इसका कंट्रोवर्सी ये होगा, मुझे ये डिजीज हो गया है और इतना दिन मेरे पास है और मेरे आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन एंड केयर टेकर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर टेकर एजुकेशन हम कैसे करेंगे, उसको पहले जितना जितना एरिया मैंने बताया है, जो जो असेसमेंट में प्रॉब्लम मिलता है, उस हर एक एरिया में हम लोग उसको समझाएंगे। जैसे कि पहले स्तर में क्या करेंगे, एक पर्सन को जो केयर गिवर है उसको बोलेंगे, जब वो अपना डेली लिविंग एक्टिविटी करे उसको हम एनकरेज करते रहे कि अब अच्छा कर रहे हो, सिक्वेंशियली जा रहे हो, या फिर सुबह उठने के बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा वर्बल क्लू देते जाएंगे कि आप उठ गए हो, आपको अभी ये करना चाहिए। जब वर्बल कमांड से भी प्रॉब्लम आए तभी हम उनको बोलते हैं कि आप एक रूटीन बना के लिख दो, वॉल पे लगा दो, ताकि उसको इतने बजे उठना है, उठने के बाद ये काम करना है, उसके बाद इतना ब्रेकफास्ट ये टाइम पे करना है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी में ये वर्क करना है, इन लोगों से मिलना है, फिर 4 बजे ये एक्टिविटी करना है, अब रात को इतने बजे बेड पे जाना है। तो ये हो गया हमारे शेड्यूलिंग करके एक देते हैं, वर्बल असिस्टेंट शेड्यूलिंग हो गया। फिर हम लोग केयर टेकर को समझाते हैं कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट कैसे करना है। इंडिपेंडेंट करने के टाइम पे हम लोग एक आइदर वर्बल क्लू या फिर वीडियो ऑडियो क्लू देते हैं। वर्बल क्लू मतलब पहले बोलते हैं कि शर्ट को सीधा करो, शर्ट को पहले लेफ्ट हैंड डालो फिर राइट हैंड डालो, जो भी सीक्वेंशियल है। जब वो वर्बल क्लू में नहीं होता है तो हम लोग उसके सामने करके दिखाते हैं या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिसको देख के वो पेशेंट खुद से करे। अच्छा, जब तक सेमी इंडिपेंडेंट रहे। ऐसे ही हम लोग जब उसको खाने के लिए देते हैं, जब वो बहुत क्रिटिकल में रहता है,
तो एक साथ पूरा खाना ना दें, एक थोड़ा थोड़ा करके दे। मतलब हम उसको एक दाल चावल और सब्जी दे रहे हैं, उसके साथ चपाती दे रहे हैं, तो पहले उसको चपाती और सब्जी खाना चाहिए, फिर उसको दाल चावल खाना चाहिए, जैसा उनका कल्चर होगा, कल्चर बेस्ड। सो पहले हम उसको रोटी और सब्जी देंगे, ताकि वो अच्छे से फिनिश करने के बाद दूसरा खाना देंगे। अच्छा। नहीं तो क्या करेगा, रोटी खा लेगा आधा, आधा राइस खा लेगा, जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम लोग एक केयर गिवर को एजुकेट करेंगे उसका सेल्फ केयर में, कैसे हम लोग उसको इंडिपेंडेंट रख सके, या सेमी इंडिपेंडेंट, या फिर विथ असिस्टेंट और विदाउट असिस्टेंट उसको इंडिपेंडेंट रख सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम उनको बताएंगे, जब पेशेंट का टर्मिनल स्टेज आता है, जब लेट स्टेज आता है, तभी हम लोग जो भी उसको खाने के लिए जो भी स्पून हो गया, नाइफ हो गया, या फिर फॉक हो गया जो देते हैं, ऐसे कुछ चीजें ना दे जो सेल्फ इंजूरियस कर सकता है, जो उसके लिए इंजूरियस है। तो इसके लिए जब हम स्टील का यूज करते हैं या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, उसकी जगह हम लोग सिलिकॉन का यूज करेंगे, जिससे उसको इंजरी ना हो। या फिर हम लोग उसको हाथ में खाना खिलाना सिखाएंगे, या फिर कुछ बिल्टअप स्पून वगैरह देंगे। ठीक है, तो जैसे अगर वो आदमी काम पे जाता है, उसका प्रोडक्टिविटी स्किल है, ऑलरेडी मैंने बोल चुकी हूँ, उसका एनवायरनमेंट को थोड़ा डिजाइनिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, और उसको एक शेड्यूलिंग बना के देंगे, ताकि वो अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपना छोटा छोटा काम टाइम पे कर पाए। और लीजर एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए उसका डेली मतलब एक शेड्यूल के हिसाब से उसको प्रॉपर टाइम पे अपना लीजर एक्टिविटी सारा करने के लिए उसको एक बना के देंगे, और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो खुद को जो भी अपना उसका इंटरेस्ट होता था, जो पहले इंटरेस्ट, मान लो एक फुटबॉल प्लेयर है, तो हम लोग एक सोशली एक फुटबॉल गेम का अरेंजमेंट करेंगे, ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे वो फुटबॉल में, ताकि उसका लीजर पीरियड मैनेज हो सके। अगर उसको इंडोर गेम पसंद है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको वो जो लीजर पीरियड है उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो अगर जो सेंसरी मोटर एरिया, जैसे मैंने बोला है कि उसको मोटर एबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम होगा, या फिर आगे चल के कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करेगा, तो हम लोग उसमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे वो अपना बैलेंस लूज करना, तो कैसे वो बैलेंस मेंटेन कर पाए, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल मेंटेन कर पाए। और हम लोग एक स्प्लिंट देते हैं उसको, एडेप्टिव असिस्टिव डिवाइस भी प्रेस्क्राइब करते हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। वो जो कॉन्ट्रैक्चर और टाइटनेस डेवलप कर रहा है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते। तो इसलिए हम लोग सेंसरी मोटर एरिया हो गया। फिर आ गया साइको सोशल, तो हम लोग अगर उसको साइकोलॉजिकल मतलब कॉग्निटिव ट्रीटमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियर बेस्ड ट्रीटमेंट देते हैं, तो आदमी को कभी कंफ्यूजन स्टेट, जो हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन होता है, उससे से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आ गया जैसे कि एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में वो रहता है, तो इसको थोड़ा एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। मान लो उसको इंडिपेंडेंटली वॉक करना दिक्कत हो रहा है और पेशेंट डिनाई कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है एक स्टिक लेके चलने के लिए, तो हम लोग जो वॉल पे एक हैंडल बना देंगे, जो उसको ग्रैब हैंडल बोलते हैं, जिसको वो पकड़ के आराम से चल सकता है। स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहा है, तो हम लोग उसका ब्रेक करके स्टेयर क्लाइंबिंग करवाएंगे। तो क्या होगा ना, उसको जो टायर्डनेस, फैटिक थोड़ा कम होगा, तो वो खुद जाके एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करेगा हर एक मतलब एक्टिविटीज में। तो वो सोशली विड्रॉ नहीं होगा। अच्छा, यानी कि काफी चीजों का ख्याल रखते हुए ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो हर जगह आपकी काम करती है। हाँ। पेशेंट पे। तो आखिर में ये जो अल्जाइमर के इलाज में किसी व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पेशेंट को क्या सावधानी मतलब मानना चाहिए, पेशेंट को हम बोल देंगे तो वो नहीं मान पाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है या जो पेशेंट के साथ रह रहा है, उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। पहला क्या है, पर्सन को हम अकेले एक एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ना चाहिए, अनअटेंडेंट करके नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, नहीं तो पर्सन जल्दी खो जाएगा। दूसरा क्या है, उसको फॉल्स होप नहीं देना चाहिए कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उसको बोलना चाहिए आप ऐसे करो तो ये हो जाएगा। फॉल्स होप कभी नहीं देना चाहिए। उसका कॉग्निटिव टास्क जो है, जो मेंटल एबिलिटी है और जो सोचने का क्षमता है, उसी के हिसाब से उसको एक्टिविटीज देना चाहिए और उसके हिसाब से उसका काम देना चाहिए। पर्सन को ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखे हैं, जैसे कि किसी को हाथ में पेन है, पर उसको लगता है कि मैं ज़्यादा काम करूंगी तो पेन ठीक हो जाएगा, या फिर मैं अडॉप्ट कर लूंगी, ऐसे भी होता है। तो हम लोग उस पर वैसे उसको ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है। अगर वो 10 घंटे सो रहा है और उसको मतलब और ज़्यादा हम बोलते हैं ना, बहुत बकबक कर रहा है या बहुत फालतू का नॉन रिलेटेबल बात कर रहा है, तो ज़्यादा सोता है तो सोने दो,
ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है। अगर ज़्यादा सोएगा तो सोशली विड्रॉल स्टार्ट होगा। तो उसको जितना चाहिए, जितना उसका लेवल है उतना उसको स्टिमुलेशन देना चाहिए। फिर हो गया, अगर पर्सन एक कुछ चीज़ों का मान नहीं रहा है और उसको डिनाई कर रहा है तो उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, पर हम उस जगह पे कुछ बातों को चेंज करना चाहिए ताकि वो अपने वो बातों को भूल के जो हम बोलना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करे। और उसका जो बिहेवियर चेंजेस हो गया, पर उसको वो बिहेवियर जो चेंजेस हुआ है, मतलब आप पहले ऐसे थे अभी ऐसे हो गए हो, ये चीज़ें वो पेशेंट को बोलना नहीं चाहिए। पर वो पहले जो था अभी वो हो जाएगा वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो बिहेवियरल चेंजेस हुआ है उसका रियलाइजेशन वो पेशेंट को नहीं करवाना चाहिए। जो उसका बिहेवियर है उसी पे बेस्ट पे हम लोग कुछ रिलैक्सेशन एक्टिविटी देना चाहिए ताकि वो रिलैक्स फील करे, जो इरिटेशन, एजिटेशन और टेम्परनेस आ रहा है वो कम हो सके। वो जब ज़्यादा सा स्टेज आ जाए तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा स्टैंडिंग एक्टिविटी जो कि सीढ़ी ऊपर चढ़ना, नीचे आना, ज़्यादा भागदौड़ करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, वो सब कम करना चाहिए उसको। और लास्ट स्टेज में जब उसको मैंने बोला है जैसे कि हम लोग यूटेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पून हो गया, नाइफ हो गया, फॉर्क हो गया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड एबल में देना चाहिए। और जैसे हम लोग उसको देख रहे हैं कोई जगह पे टाइटनेस आ रहा है, कोई डिफॉर्मिटी या कंट्रैक्चर आ रहा है, तो हमें तुरंत उसको स्प्लिंट देना चाहिए। और चलने में दिक्कत हो रहा है तो हमें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन या फिर कोई असिस्टिव एडेप्टिव डिवाइस प्रिस्क्राइब देना चाहिए। यानी कि इसमें भी बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और पेशेंट को हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। जी, बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी डॉक्टर शिबानी, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुध्वनि 90.4 FM पे सुन रहे थे। आज है विश्व अल्जाइमर डे, इसी के चलते आज का ये एपिसोड था। इसमें मार्गदर्शन कर रही थी डॉक्टर शिबानी प्रियदर्शनी, जो केली जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की HOD है। तो उनसे हम बात कर रहे थे कैसा था आज का एपिसोड, जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर आएगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार। ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಕನಸು ನನಸದ ವೇಣು